मम्मा मैं जा रही हूँ, रात को देर से आऊंगी। यमुना ने ड्राइंग रूम में आकर सलमा बेगम से कहा, जो किसी मैगजीन की वर्क गर्दानी में मसरूफ थी। इसकी इस बात पे सबसे पहले दादी ने इसे देखा। जीन्स और शर्ट पहने, बालों को खुला छोड़कर, गहरे मेकअप के साथ बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये किस वाहियात किस्म के कपड़े पहने हैं तुमने, और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? मुसलमान बच्चियों को इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ, जाकर कोई शलवार कमीज पहन लो और दुपट्टा भी पहन लेना। दादी को इसका ये अंदाज एक आंख ना भाया, इसलिए दो टोक कह दिया। दादी, आप अपनी नसीहतें अपने पास रखें, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी, और ये शलवार कमीज पहन के मुझे कोई देहातन नहीं बनना, यमुना ने बदतमीजी से कहा और बाहर चली गई। देख लिया तुमने, ये होता है बेजा लाड प्यार का अंजाम। गजब खुदा का, ना कोई शर्म ना हया, जब दिल किया गई, जब दिल किया आई, ना कोई रोकने वाला ना कोई समझाने वाला। हमीदा बेगम की तोपों का रुख पोती के जाने के बाद सलमा बेगम की तरफ हो गया। अम्मा, ये सब हाई सोसाइटी का एक हिस्सा है। अब वो किसी मिडिल क्लास की जाहल औरतों की तरह घर में तो नहीं बैठ सकती है, और वैसे भी आजकल के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां पसंद है। सलमा बेगम ने नागवारी से कहा। तौबा तौबा, अरे बहू माँ हो या दुश्मन, इसे सीधा रास्ता दिखाने की बजाय गलत बात में इसका साथ दे रही हो। अरे कोई काम काज सिखा दो, आखिर को लड़की जात है, कल को दूसरे घर भी जाना है, वहाँ ये नाज नखरे और इस तरह की हरकतें नहीं होती। हमीदा बेगम ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। सैयद अदनान शाह और सलमा बेगम की एक ही बेटी थी, यमुना शाह, अपने नाम की तरह खूबसूरत। अगर खूबसूरती में इसका सानी नहीं था तो जुबान दराजी और तकब्बर में भी अपनी मिसाल आप थी। माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। आजादी से गलत फायदा उठाया था और सारा सारा दिन सोई रहती, शाम को तैयार होके चली जाती, या तो रात को देर से आती या सारी रात गायब रहती। कपड़ों की तरह इसके बॉयफ्रेंड्स भी बदलते रहते थे। दादी समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर वो यमुना ही क्या जो किसी की बात मान ले। क्लब पहुंचकर इसने रोहान को कॉल करके बाहर आने को कहा। वाह, क्या खूबसूरती है यार। वो रोहान के हाथ में अपना हाथ दिए जैसे ही क्लब में दाखिल हुई, कई लड़कों के सताइशी कलमात सुनकर एक दिलकश मुस्कुराहट इसके गुलाबी होंठों को छू गई। रोहान, वहां चलकर बैठते हैं, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। यमुना ने क्लब के कोने में रखे टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ चलो, वहां बैठकर बात करते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं वेटर को कुछ खाने का कहकर आता हूँ। रोहन इसे बिठाकर वेटर की तरफ चला गया और वो इसे जाते हुए देखकर ही कदाए बेनियाजी से मुस्कुरा दी। हाँ यमुना डार्लिंग, अब बोलो क्या बात करनी थी? रोहान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रोहान, तुम अब अंकल आंटी को हमारे घर भेज ही दो तो अच्छा है, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में 3 महीने काफी हैं किसी को समझने के लिए। इसने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। किस सिलसिले में भाई, साफ साफ बात करो, रोहान ने हैरत से कहा। हमारी शादी के सिलसिले में इतने हैरान क्यों हो रहे हो? यमुना ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जैसी लड़की से शादी का मैं सोच भी नहीं सकता, और तुम कह रही हो कि मम्मा और पापा को भेजो। रोहान ने तमस्कराना लहजे में कहा। मुझ जैसी से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम रोज मुझसे मिलते हो, अपना हर मसला मुझसे शेयर करते हो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? यमुना ने नागवारी से कहा। सिर्फ टाइम पास के लिए यमुना बीबी, तुम जैसी लड़कियों से टाइम पास तो किया जा सकता है, मगर शादी कभी भी नहीं। जिस लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल ना हो, शोहर और ससुराल वालों की इज्जत का कैसे ख्याल करेगी? इस तरह का ड्रेस पहनकर किसी गैर मर्द की बाहों में समाकर इसके साथ रात गुजारती हो, ऐसी लड़कियां पैर की जूती तो हो सकती हैं, मगर सर पर ताज कभी नहीं बन सकती हैं। जाओ जाके कोई और ढूंढ लो, मैं तो चला, रोहान ने उठते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टाइम पास करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोहान का गिरेबान पकड़ लिया। मारना तो तुम्हें चाहिए, तुम औरत के नाम पे दब्बा हो। तुम वो खिलौना हो जिससे कोई एक दिल बहलाकर फेंक देता है और फिर किसी दूसरे को बहलाने चली जाती हो। तुम जैसी लड़कियों में इस वक्त तक कशिश महसूस होती है जब तक तुमसे कोई बेहतर न मिल जाए। तुम गर्लफ्रेंड तो बन सकती हो, मगर बीवी कभी नहीं। वो इसे अपना गिरेबान छुड़ाकर इसे धक्का देकर चला गया। अगर बर वक्त इसने कुर्सी को थामा न होता तो जमीन बोस हो चुकी होती। रोहान की बातों ने इसे गुमसुम कर दिया। वो वहां से कैसे निकली, कैसे घर तक पहुंची, इसे बिल्कुल भी होश नहीं था। घर पहुंचकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसने दादी के कमरे से कुरान पाक की आवाज सुनी। इसके कदम में कान की अंदाज में दादी की तरफ बढ़ने लगे। अंदर दाखिल होकर खामोशी से दादी के पास बैठ गई और आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल आया।
کب دادی نے تلاوت ختم کی، کب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ یمنا میری جان ایسے کیوں بیٹھی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، دادی نے تشویش سے کہا۔ دادی کی شفیق آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ دادی کیا میں اتنی بری ہوں کہ کوئی عزت دار شخص مجھے نہیں اپنا سکتا؟ کیا میں صرف کھلونا ہوں دادی؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ دادی کے گلے لگ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ نہیں میری چندا، تم بالکل بھی بری نہیں ہو، کس نے کہا تم سے یہ سب، مجھے بتاؤ۔ دادی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دادی کی گود میں سر رکھ کر ایک عجیب سا سکون رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ وہ اس سے سب کچھ بتاتی گئی۔ دادی چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتی رہی۔ بیٹا تم خراب لڑکی نہیں ہو، نہ ہی بے غیرت ہو، بس نہ سمجھ ہو تمہیں صحیح غلط میں فرق نہیں پتا بیٹا۔ ساحل سمندر پر پڑی ہوئی ریت کو ہر کوئی اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، مگر سمندر کی گہرائی میں سیپ میں بند موتی کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے جو لڑکی انہیں آسانی سے حاصل ہو جائے، ان میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ مرد ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی عورت کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری غلطی صرف اتنی سی ہے کہ تم نے نہ میری بات سنی اور نہ ہی اپنی عقل سے کام لیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں بہت آزادی دی ہے، کبھی کبھار یہی آزادی ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے کچھ غلط نہیں ہوا ہے، تم صحیح راستہ اپنا لو، اس واقعہ کو بھول جاؤ۔ دادی نے اسے دھیمی آواز میں سمجھایا۔ نہ جانے دادی کی باتوں میں کیسا جادو تھا کہ وہ پرسکون ہو گئی۔ وہ ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور باہر چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج ایک نئی یمنا شاہ کو جنم دینے والا تھا۔